हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन एरा फैन फिक्शन में। एंड मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए बॉन्ड ऑफ डार्क साइलेंस का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से किसी ने भी पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके पहला पार्ट देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि स्टोरी में हुआ क्या है। तो मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगी, वहीं पर से ही बताऊँगी जहाँ पर मैंने पहले पार्ट के वीडियो को बंद किया था। तो मैंने दिखाया था कि वांगजी के अजीब से बर्ताव को लेकर विंग को शक हो रहा था, क्योंकि विंग देख रहा था कि वांगजी अजीब तरीके से बात करता है, कभी गुस्से में एंड अदर लैंग्वेज में, एंड उसे डीलिंग के बारे में भी थोड़ा-थोड़ा शक हो रहा था। जिस पर विंग ने वांगजी से सवाल भी पूछने की कोशिश की थी, पर वांगजी हमेशा ही विंग को ये कहकर टाल देता था कि ये उसकी बिज़नेस की बातें हैं, उसको समझ में नहीं आएँगी। पर जब विंग ने वांगजी के मुँह से माल के बारे में सुना था, यानी कि कुछ डील्स के बारे में सुना था कि किसी माल को उस जगह से पहुँचाना है, तो विंग को थोड़ा-थोड़ा शक हो रहा था कि वांगजी जैसा दिखा रहा है, वो शायद वैसा नहीं है। जब विंग वापस घर आया तब उसके दिमाग में उस लॉक रूम के बारे में बातें घूम रही थी कि आखिरकार उस रूम में ऐसा क्या है जो वांगजी उस रूम को लॉक रखता है। विंग ने सोचा था कि वांगजी उसे भले ही ना बताए, पर वो वांगजी के बारे में पता लगाने की ज़रूर कोशिश करेगा, और विंग ने ये फैसला कर लिया था कि वो उस लॉक रूम में जाकर देखेगा कि आखिरकार वहाँ ऐसा क्या है जिसे वांगजी छुपा कर रख रहा है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट को रोका था कि विंग उस लॉक रूम में जाने का फैसला करता है। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट में उसके आगे का सीन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बॉन्ड ऑफ डार्क साइलेंस का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि ये पार्ट लास्ट भी हो, पर अभी मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं अभी शुरुआत ही कर रही हूँ। एंड आते-आते पता चल जाएगा। अगर ये लास्ट नहीं हुआ तो बस इसका एक और पार्ट आएगा, देन स्टोरी फिनिश। चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांगजी का ये गुस्सा, ये कॉल्स, कुछ गड़बड़ है। विंग को ऐसा लगने लगा था। विंग ने फैसला किया कि वो उस लॉक वाले कमरे को देखने के लिए जाएगा कि आखिरकार ऐसा कौन सा राज वहां दफन है जो वांगजी नहीं चाहता कि किसी को पता चले। अब हम उस सीन को कट करके रात के लगभग 12 बजे का सीन देखते हैं। वांगजी अभी भी स्टडी रूम में था, तभी विंग कमरे से निकला। वो चुपचाप धीरे धीरे उतर रहा था सीढ़ियों से, क्योंकि वो उस लॉक रूम के बारे में पता लगाने के लिए जाना चाहता था। वो लॉक रूम ग्राउंड फ्लोर पर था। विंग धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसे डर था कि कहीं वांगजी उसे ना पकड़ ले, पर उसे वांगजी के बारे में जानने का मौका भी मिल रहा था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। विंग देखते ही देखते उस रूम के पास पहुंच गया था। विंग ने हैंडल घुमाया, पर वो रूम लॉक था। लेकिन विंग ने जब इधर उधर देखा तो उसे वहीं पास में ही टेबल पर एक की रखी हुई नजर आई। विंग को लगा शायद ये स्टडी की है, पर जब विंग ने देखा की को ध्यान से तो उसे लगा शायद ये इस रूम की मास्टर की भी तो हो सकती है। विंग ने बस ऐसे ही उस की को उठाया और रूम को खोलने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो की उसी ही रूम की निकली और वो दरवाज़ा खुल गया। विंग हैरान था। विंग ने सोचा कि वांगजी कितना लापरवाह हो सकता है। अगर वो किसी रूम को लॉक रख रहा है और इसमें उसकी ज़रूरी बातें हैं, तो वो इस तरीके से की को नॉर्मल कैसे रख सकता है, जो किसी के भी हाथ लग जाए। या फिर विंग ये नहीं सोच रहा था कि शायद वांगजी ने ये सोचा ही नहीं था कि विंग कभी यहाँ तक भी पहुँच सकता है, इसलिए वांगजी ने ऐसे ही की को शायद छोड़ दिया था। अब विंग ने ये सब सोचना बंद किया और विंग ने दरवाज़ा धक्का दिया। विंग ने देखा कि अंदर बहुत अंधेरा है। विंग अपने धीमी धीमी कदमों से उस रूम के अंदर गया और लाइट्स को ऑन की। लाइट्स ऑन करने के बाद जैसे ही विंग ने उस रूम को देखा, उसके होश उड़ गए। उस रूम की दीवारों पर हथियार लटके हुए थे।
ढेर सारे गन्स और नाइफ्स, और एक टेबल पर तो कुछ फाइल्स रखी हुई थी जिसमें कुछ फोटोज थे, ढेर सारे लोगों के जिनके चेहरे पर क्रॉस लगा हुआ था। और कुछ फोटोज तो ऐसी थी जिसमें ब्लड से क्रॉस लगा हुआ था। एक बोर्ड पर मैप था जहाँ कुछ जगहों पर मार्क लगे हुए थे, और साथ ही एक कंप्यूटर था जिस पर पासवर्ड था। विंग ये सब जैसे ही देखता है उसकी टांगें कांपने लगी थी, पर शायद इतना ही काफी नहीं था। विंग ने इधर उधर देखा तो उसे ऐसी चीज नजर आई जो शायद विंग ने कभी सोची नहीं थी। विंग ने देखा कि एक बहुत बड़ा वांगजी का तस्वीर लगा हुआ है, वो भी मामूली नहीं। वांगजी उसमें ढेर सारे हथियार लेकर बैठा हुआ है, वो भी एक डेड बॉडी के ऊपर। वांगजी के चेहरे पर ब्लड ही ब्लड लगा हुआ है, और वांगजी के अगल बगल काफी सारे लोग खड़े हुए हैं जिनके चेहरे पर भी ब्लड लगा हुआ है, और उन लोगों ने भी गन्स रखे हुए हैं। ये देखकर विंग को जरा सा भी समझते देर नहीं लगी कि वांगजी कौन है। और उस तस्वीर को देखकर भी विंग को अच्छे से पता चल रहा था कि जरूर ये गैंग वॉर की ही पिक है जिसमें वांगजी ने अपने दुश्मन टीम को मार गिराया है, और जिसके ऊपर वांगजी बैठा हुआ है वो और किसी की डेड बॉडी नहीं, वांगजी के दुश्मन लीडर की डेड बॉडी है। विंग का दिमाग उस वक्त सुन्न हो गया था। वो अच्छे से समझ गया था कि वांगजी कौन है। ये माफिया है। विंग ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपना गांव छोड़कर, जिस इंसान पर भरोसा कर कर उसके साथ रह रहा था, उसकी बात मान रहा था, उसके साथ सो रहा था, वो और कोई नहीं, एक माफिया है, एक कातिल है। विंग ये सोच नहीं पा रहा था कि वो एक माफिया के साथ एक ही छत के नीचे कैसे इतने दिनों तक जिंदा बचा रहा। विंग खुद को संभाल नहीं पाया, वो पीछे हटा और वापस रूम की तरफ भागा। विंग का दिल बहुत तेजी के साथ धड़क रहा था। जैसे ही विंग निकला, वांगजी उसी समय ही स्टडी रूम से बाहर आया। पर वांगजी जब तक विंग को देख पाता, विंग वहां से काफी तेजी के साथ भाग चुका था और उसने वापस से रूम को बंद कर दिया था। विंग भागकर मास्टर बेडरूम में ही आया था, और वो एक मिनट भी नहीं रुका और तुरंत बेड पर लेट गया था। और विंग ने अपने आप को इस तरीके से छुपाया था कि वांगजी उसका चेहरा देख ना पाए। विंग रो रहा था। विंग ने अपना मुंह अपने हाथों से बंद कर लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी आवाज वांगजी तक पहुंचे, क्योंकि इस वक्त विंग के दिल में वांगजी को लेकर बहुत डर पैदा हो गया था। और वहीं वांगजी वो स्टडी रूम से बाहर आया तो वो सीधा ही मास्टर बेडरूम की तरफ गया। वांगजी ने देखा कि विंग बेड पर लेटा हुआ है, तो वांगजी ने अपना शर्ट निकाला और जाकर विंग के बगल में लेट गया, और उसने विंग को कमर से पकड़कर अपनी बाहों में सटा लिया। जैसे ही वांगजी ने ये किया, विंग डर के मारे हिला, जिससे वांगजी को पता चल गया कि वो सोया नहीं है। तो वांगजी ने गंभीर आवाज में उससे कहा, क्या हुआ? इस बात पर विंग ने अपने आवाज को किसी तरीके से कंट्रोल किया और वांगजी से कहा, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। वांगजी ने जैसे ही विंग के मुंह से ये सुना, वांगजी को ऐसा लगा कि शायद विंग उसके आने का ही इंतजार कर रहा है। तभी वांगजी ने विंग को अपने आप से और सटाया और विंग के गर्दन पर किस किया और कहा, सो जाओ, तुम्हें इतनी देर रात तक नहीं जगना चाहिए। इस बात पर विंग ने हाँ में सिर हिलाया। पर क्या वाकई में विंग सो गया था? नहीं, विंग की आंखें पूरी रात खुली रही, और वहीं वांगजी, वो तो विंग के गर्दन में अपना सिर छुपाकर आराम से सो रहा था। पर विंग, उसकी आंखों में डर था जिसके कारण वो सो नहीं पा रहा था। विंग का सिर घूम रहा था ये सोच सोच कर कि वो इस वक्त जिसकी बाहों में है, जिस इंसान की गर्म सांसें उसके गर्दन पर पड़ रही है, वो ना जाने कितनों को मार कर सोया हुआ है उसके पास, और उसके हाथ ना जाने कितने लोगों के खून से सने हुए हैं। इस वक्त अगर विंग का बस चलता तो वो वांगजी से सैकड़ों करोड़ों मील दूर भाग जाता।
पर विंग ये करे भी तो कैसे करे? इस वक्त उस माफिया ने उसे जकड़ रखा है, ये भी विंग अच्छे से जानता था। विंग काफी बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि अब सच विंग को पता चल गया था कि वांगजी सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक माफिया है। अब इसी डर और बेचैनी में विंग की पूरी रात कटी। अगली सुबह वांगजी रेडी हुआ और ऑफिस गया, और विंग वहां अकेला रह गया था। विंग सोच रहा था कि उसे शायद यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन आखिरकार वो भागे तो कहाँ भागे? उसके पास पैसे नहीं हैं, कोई उसके जानने वाला नहीं है, और वांगजी वांगजी उसे शायद जहन्नुम से भी ढूंढ के निकाल लेगा। ये विंग कहीं न कहीं जानता था, पर फिर भी विंग ने फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि वो भागेगा। विंग ने एक बैग लिया और उसमें अपने कुछ कपड़े डाले, और सोच लिया कि वो सही समय आने पर भाग जाएगा। कपड़े पैक करने के बाद विंग नीचे आया, तो विंग ने देखा कि उस मैंशन में ढेर सारे नौकर थे, और अब विंग को समझ में आ रहा था कि ये नौकर इतने शांत और डरे डरे क्यों रहते हैं, क्योंकि शायद इन नौकरों को भी पता है कि अब वांगजी कौन है। और अब विंग को भी पता चल गया था कि वांगजी कौन है, तो विंग की भी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उन नौकरों की थी। विंग ने सोचा कि जब तक ये नौकर यहाँ से जाएंगे नहीं, विंग को भागने का मौका नहीं मिलेगा। तो विंग ने सोचा कि वो किसी न किसी बहाने से इन नौकरों को बाहर भेज देगा, और वो यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करेगा। दोपहर का सीन था। विंग ने सच में सभी नौकरों को किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकाल दिया था, और उन सभी नौकरों को विंग की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि पर्सनली लैंड वांगजी ने उन सभी से कह रखा था कि वांगजी के बाद विंग उनका सेकंड मास्टर है, और अगर किसी ने विंग की बात नहीं मानी तो उसकी ज़ुबान खींच ली जाएगी। तो इसी डर से सभी सभी नौकर ने विंग की बात मानी, और वो सभी दोपहर को उस मैंशन से निकल गए थे। नौकरों के निकलने के बाद विंग ने देखा कि वहाँ और कोई तो नहीं है, पर विंग की किस्मत शायद अच्छी थी, क्योंकि गेट पर भी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। विंग ने ये देखकर गहरी सांस ली, और वो जल्दबाजी में रूम की तरफ गया और अपना बैग लिया, और तेजी के साथ सीढ़ियों से नीचे आया। जैसे ही विंग उस मैंशन से बाहर जाने वाला था, विंग ने देखा कि उस मैंशन के गेट के पास एक गार्ड खड़ा हुआ है। विंग पीछे छुप गया, और उसने देखा कि वो जो गार्ड है वो इधर-उधर देख रहा है, और वो गार्ड अब किसी दूसरी ओर जा रहा है। जैसे ही विंग ने ये देखा कि गार्ड दूसरी ओर जा रहा है, विंग ने इसका फायदा उठाया, और विंग तेज रफ्तार के साथ उस मैंशन से बाहर निकल गया। विंग पैदल ही पैदल सड़क पर चलने लगा था। विंग का दिल धड़क रहा था। वो डर रहा था कि क्या क्या होगा अगर वांगजी ने उसे पकड़ लिया तो? क्या विंग भाग पाएगा? वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? पर इस वक्त विंग वांगजी के चंगुल से निकल चुका था। विंग काफी देर तक चलता रहा। लगभग उसे चलते चलते आधा घंटा हो चुका था। तभी विंग ने देखा कि यहीं पास, मतलब कुछ ही दूरी में, एक कैफे है। वो बिना कुछ सोचे समझे कैफे में घुसा। विंग काफी ज्यादा घबराया हुआ था। जैसे ही विंग अंदर आया, उस कैफे के एक स्टाफ ने विंग को देखा, और उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो स्टाफ विंग के पास गया और विंग से पूछने लगा, सर आप ठीक तो है ना? क्या आप कुछ ठंडा लेना चाहेंगे? आइए बैठिए। पर विंग वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। जब विंग ने उस स्टाफ को देखा, तो विंग ने सोचा कि वो उससे फ़ोन माँग लेगा और अपने किसी दोस्त को कॉल करके उससे मदद माँगेगा, और विंग ने ऐसा किया भी। उसने उस स्टाफ से फ़ोन लिया, और उस स्टाफ में से वो फ़ोन दे भी दिया। पर जैसे ही विंग ने नंबर डायल करने की कोशिश की, विंग को याद आया कि उसे किसी का नंबर याद ही नहीं है। इस बात पर विंग बहुत रोने लगा था, क्योंकि इस वक्त विंग खुद को पूरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर पा रहा था। वो निकल तो आया था, पर अगर सही वक्त में विंग ने कुछ किया नहीं, तो वो वांगजी के चंगुल में वापस फंस जाएगा। विंग ये सब सोच रहा था और रो रहा था, और वो स्टाफ
विंग को देख रहा था कि वो क्यों रो रहा है। वो स्टाफ कुछ कहता या विंग कुछ कहता उससे पहले उस कैफे के बाहर एक ब्लैक कार रुकी। जैसे ही ये ब्लैक कार रुकी, विंग की नज़र से वो कार छुप नहीं पाई और विंग ने देखा कि वहां से, यानी कि उस कार से वांगजी उतरा। ये देखकर विंग डर गया। विंग भागना चाहता था पर उस वक्त विंग को ऐसा लगा जैसे उसके पैर जम गए हैं। देखते ही देखते वांगजी उस कैफे के अंदर आया और वांगजी ने बस एक नज़र घुमाया और उसे पता चल गया कि विंग कहाँ पर खड़ा हुआ है। विंग एकदम सन्न था, वो भी वांगजी को देख रहा था और वांगजी भी विंग को देख रहा था। तभी वांगजी बिना रुके तेज कदमों के साथ विंग की तरफ आया। जब वांगजी विंग की तरफ आ रहा था तो विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी नहीं, उसकी मौत उसकी तरफ आ रही है। वांगजी विंग के पास आकर खड़ा हो गया था। विंग और वांगजी एक दूसरे को घूर रहे थे और वो स्टाफ भी उन दोनों को देख रहा था। पर वांगजी ने विंग के हाथों में फ़ोन भी देखा, तो वांगजी ने तो सबसे पहले वो फ़ोन लिया और उस स्टाफ को दिया और उस स्टाफ ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तब तक वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। विंग कुछ कह नहीं पाया। वांगजी विंग को कार तक लाया और उसे कार में बैठा दिया और खुद उसकी बगल में बैठ गया और वांगजी ने इशारा किया और ड्राइवर कार को चलाने लगा था। विंग की आंखें नम थी और वो विंग वांगजी को थोड़ी थोड़ी देर में पलट पलट कर अपनी डरी आंखों से देख रहा था और वहीं वांगजी, उसकी आंखें सड़क पर थी। वो एक भी बार विंग को पलट कर नहीं देख रहा था और जब तक वो दोनों मैंशन नहीं पहुंचे, पूरे रास्ते में वांगजी सिर्फ चुप था और विंग को ये चुप्पी खाई जा रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पता नहीं अब जब वांगजी बोलेगा तो वो क्या बोलेगा। अब थोड़ी देर में कार उस मैंशन के बाहर रुकी। वांगजी कार से उतरा और वो दूसरी तरफ गया। उसने कार की डोर खोली और विंग का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए मैंशन में ले गया। पर वो रुका नहीं और विंग को सीधा सीढ़ियों से घसीटते हुए उसे रूम में ले गया और विंग को रूम के अंदर पुश कर दिया। जब वांगजी ने विंग को रूम के अंदर पुश किया तो विंग खुद को संभाल नहीं पाया था और वो लड़खड़ाकर नीचे फर्श पर गिर गया था। जब विंग ने वांगजी की तरफ पलटकर देखा तो डर से विंग की आंखें सहम गई क्योंकि वांगजी उस रूम के दरवाजे को बंद कर रहा था। ये देखकर विंग तेजी के साथ उठा पर वो आगे बढ़ नहीं पाया था क्योंकि तब तक वांगजी उस रूम के दरवाजे को बंद कर चुका था और वो विंग को अपनी खा जाने वाली आंखों से देख रहा था। जब विंग ने देखा कि वांगजी उसे घूर रहा है तो विंग ने अपनी नजरें नीची कर ली। जैसे ही वांगजी ने देखा कि विंग ने अपनी नजरें नीची कर ली है, वो धीरे धीरे विंग के पास गया और जैसे ही विंग को वांगजी ने छूने की कोशिश की, विंग 2 कदम पीछे हट गया। तब वांगजी ने ये देखा तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, तुम भागे क्यों थे? वांगजी की आवाज इतनी ठंडी थी और जानलेवा थी कि वीन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर ठंड से जम गया है और ये ठंड न सिर्फ उसकी सांसों को रोक रहा है बल्कि उसके दिल को भी जमा रहा है। विंग ये महसूस कर पा रहा था। विंग ने जब वांगजी की ऐसी ठंडी आवाज सुनी तो विंग रोने लगा था और विंग ने रोते हुए कहा, मुझे मुझे डर लग रहा था। मुझे पता चल गया है कि तुम माफिया हो, इसलिए मैं डर गया था। मैं डर गया था। जैसे ही वांगजी ने विंग के मुंह से ये माफिया वाली बात सुनी, कुछ समय के लिए वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए था। फिर वांगजी आगे बढ़ा और वो विंग को लेकर दीवार से टिक गया और विंग को दीवार से सटाते हुए कहा, हाँ, हूँ मैं माफिया और तुम अब ये सब जान चुके हो, तो दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश मत करना ओमेगा, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये सब बोलते वक्त वांगजी इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था कि उसने विंग की कलाई को बहुत ही ज़्यादा मोड़ दिया था, जिससे विंग को काफ़ी पेन हो रहा था और विंग चिल्लाने लगा था,
छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। तभी वांग जी ने गुस्से में कहा, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं, समझे। इतना कहकर वांग जी ने विंग के होठों को अपने होठों से जकड़ लिया था और उसे काफी ज्यादा फोर्सफुली किस करने लगा था। वांग जी के किस में इस वक्त प्यार नहीं था, गुस्सा था और जुनून था। विंग इसका विरोध कर रहा था, पर जैसे जैसे विंग वांग जी को दूर करने की कोशिश करता, वांग जी और भी ज्यादा विंग पर हावी होता। जब विंग ने किसी तरीके से अपना हाथ छुड़ाकर वांग जी के सीने पर धक्का देने की कोशिश की, इस बात पर वांग जी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वांग जी ने विंग का बाल पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाकर सीधा बेड पर पटक दिया। विंग को इतनी जोर से वांग जी ने बेड पर पटका था कि विंग अपने पूरे शरीर के साथ बेड से उछल पड़ा था। और विंग ने किसी तरीके से खुद को संभाला और वांग जी की तरफ देखा तो विंग और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि वांग जी अपने कपड़े निकाल रहा था। विंग समझ गया था कि अब उसके साथ क्या होगा, तो उसने भागने की कोशिश की और वो बेड से नीचे उतर गया था। पर जब वांग जी ने ये देखा कि विंग वहां से भाग रहा है, तो वांग जी के गुस्से का लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया। वांग जी तेज रफ्तार के साथ विंग के पास गया और उसे फिर से उसके बालों से पकड़कर अपने कंधे में उठाया और वापस बेड पर पटक दिया। अब इससे पहले कि विंग फिर से भाग पाता, वांग जी उसके ऊपर आया और उसके टमी एरिया में बैठ गया और उसने विंग का जबड़ा पकड़ा और कहा, तुम मेरे हो ओमेगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जहन्नुम से भी ढूंढ के ले आऊंगा। हर बार, बार बार, इतनी बार ही तुम भाग सकोगे। आखिरकार तुम्हारे ये नाजुक पैर एक ना एक दिन तो थकेंगे ही ना। पर याद रखना, तुम बस भागने की सोचोगे और मैं तुम्हारी उस सोच को खत्म कर दूंगा। तो दोबारा ये मत करना। ये कहकर वांगजी ने विंग को फिर से ब्रूटली किस करना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ वांगजी विंग के कपड़ों को फाड़ रहा था। देखते ही देखते वांगजी ने विंग के पूरे कपड़े को फाड़ दिया था और वो विंग के साथ बिना किसी प्रिपरेशन के फोर्सफुली इंटीमेट होने लगा था। जब वांगजी बिना किसी प्रिपरेशन के विंग के साथ इंटीमेट हुआ, तब विंग को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर निकल जाएंगी। विंग को इतना तेजी से दर्द हुआ, विंग चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर इस बात पर वांगजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा विंग के चिल्लाने और चीखने से और वांगजी को बार बार रोकने से वांगजी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिससे वांगजी और भी ज्यादा विंग के ऊपर फोर्स कर रहा था। वो शाम विंग के लिए एक नाइटमेयर की तरह थी। विंग ने वांगजी का ऐसा चेहरा उस वक्त देखा था जो शायद विंग अब अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता था। उस वक्त वांगजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में विंग के साथ इंटीमेट हुआ था। उस इंटीमेसी में कोई भी प्यार या सुकून नहीं था, था तो सिर्फ जबरदस्ती और एक कब्जे की तरह। हर हिट में वांगजी विंग को ये बता रहा था कि वो उसका है और उसके पूरे शरीर पर, उसकी हर सांस पर, उसके हर रूह पर वांगजी का हक हो चुका है। विंग अब खुद विंग का नहीं रहा। ये वांगजी शायद विंग को समझाने में उस वक्त कामयाब हो चुका था कि वो सिर्फ उसका ही है। विंग रोता रहा था, लेकिन वो बेबस था सब चीज सहने के लिए। लगभग 6 घंटे के आसपास वांगजी शांत हुआ था और उसने विंग को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। विंग पूरी तरीके से अधमरी हालत में हो गया था। वांगजी ने विंग को गले लगाया और गहरी गहरी सांसें ली। कुछ देर बाद वांगजी ने अपनी भरी हुई आवाज में कहा, सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मैं नुकसान पहुंचाऊं या तुम मेरे इस साइड को देखो, बस तुमने मुझे मजबूर कर दिया विंग, मजबूर कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए दोबारा ऐसा मत करना ओमेगा, मत करना। विंग वांगजी की बातों को सुन रहा था, लेकिन वो चुप रहा। उसने एक शब्द नहीं बोला। वो डर और प्यार
दोनों में उलझ गया था। जब वांगजी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, तो उसे डर लग रहा था और जब वांगजी ने ये शब्द कहे, तो इस वक़्त विंग को ऐसा लगा जैसे वांगजी सच में उससे प्यार करता है। विंग दोनों के बीच फँस चुका था। वांगजी विंग के टमी एरिया को सहला रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जिस तरीके से वांगजी ने अभी दरिंदगी दिखाई है, विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। तो वांगजी ने विंग का ध्यान रखना उसी वक़्त से ही शुरू कर दिया था। अब वांगजी ने विंग को नहलाया और उसे अच्छे से मेडिसिन खिलाई और उसकी बॉडी पर दवाई भी लगाई। इस वक्त विंग बस चुप रहा और उसने वांगजी से नजरें नहीं मिलाई, पर वांगजी वो बिना किसी हिचकिचाहट के विंग को देख रहा था, क्योंकि वांगजी की नजरें विंग के चेहरे से नहीं हट रही थी। वांगजी जानता था कि विंग परेशान है, नाराज है, डरा हुआ है, पर वांगजी कुछ नहीं कर सकता था विंग को सिर्फ टाइम देने के अलावा। अब दोनों रात को सोए, लेकिन विंग जानता था कि अब ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा और भी ज़्यादा डार्क हो गया है। भागने की कोशिश उसकी नाकाम थी और अब वो वांगजी का है पूरी तरीके से। ये विंग अच्छे से जान और समझ गया था। पर क्या विंग की ज़िंदगी यहाँ ठीक होगी, या फिर एक सोने के पिंजरे में विंग कैद रह जाएगा? ये विंग बार बार सोच रहा था। अब उस भयानक और फोर्सफुली रात के बाद सुबह हुई। सुबह की रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन विंग की आंखें रात भर खुली रही थी। वो बेड के एक कोने में सिकुड़ कर लेटा हुआ था और वांगजी की मजबूत बाहें उसकी कमर पर जकड़ी हुई थी। कल शाम की सारी यादें विंग के दिमाग में बार बार घूम रही थी, कि वो कैसे उस कैफे में पकड़ा गया था और उस कार में वांगजी की वो जानलेवा चुप्पी, और फिर इस कमरे में वांगजी का वो भयानक गुस्सा और वो जबरदस्ती। विंग का शरीर अब भी दर्द कर रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द विंग के दिल में था। वो डरा हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो जानता था कि वांगजी माफिया है, हत्यारा है, और उसके दिमाग में वो फोटोज घूम रही थी जिसमें खून के क्रॉस बने हुए थे। वो सब सच था और अब इस अंधेरे साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था, ना चाहते हुए भी। वांगजी की सांसें अभी भी नॉर्मल थी, वो गहरी नींद में था। ये सोचकर विंग ने धीरे से वांगजी की बाहों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश की। विंग ने थोड़ा सा ही टच किया था कि वांगजी की उंगलियां हिली, लेकिन वांगजी की पकड़ विंग के कमर में और भी ज्यादा मजबूत हो गई और भी ज्यादा मजबूती के साथ उसने विंग को जकड़ लिया। ये देखकर विंग रुक गया, क्योंकि विंग को अब ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ा सा जोर और विंग पूरी तरीके से दबकर रह जाएगा, क्योंकि विंग की सांसें रुक रही थी। वांगजी ने इतनी कसकर उसे जकड़ रखा था। विंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। विंग सोच रहा था, अगर ये उठ गया तो फिर क्या होगा। ये सोचकर विंग ने दोबारा वांगजी के हाथों को हटाने की कोशिश नहीं की। फिर थोड़ी देर उसने इंतजार किया और आखिरकार वांगजी ने करवट बदली और उसकी बाहें थोड़ी ढीली हुई, जिसका फायदा उठाकर विंग चुपके से बिस्तर से उतरा। पैरों की आवाज ना हो इसके लिए वो नंगे पैर ही चला और धीरे धीरे घसीटते हुए बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। विंग ने आईने में खुद को देखा। विंग की हालत खराब थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ा हुआ था, गर्दन और कंधों पर नए नीले निशान थे। ये सब देखकर विंग रोने लगा, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया था अपने हाथ से, ताकि उसकी आवाज वांगजी तक ना पहुंचे। वो नहीं चाहता था कि वांगजी फिर से उसके साथ कल जैसा सलूक करे। विंग ने गर्म पानी लिया और वो उस गर्म पानी से नहाने लगा। पानी की आवाज में विंग का रोना छुप रहा था। विंग की आवाज ज्यादा नहीं आ रही थी। विंग काफी देर तक उस गर्म पानी में रहा था। नहाने के बाद विंग बाथरूम से बाहर आया। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। जब विंग धीरे धीरे लंगड़ाते हुए बाहर आया, तो उसकी नजर बेड पर पड़ी, जहां वांगजी उठकर बैठा हुआ था।
वो बेड पर बैठा था, सिर्फ बॉक्सर में। उसकी बॉडी पर पुराने घाव साफ साफ अब विंग को नजर आ रहे थे। वांगजी के शरीर में काफी सारे निशान थे, गोली के, चाकू के, और विंग ने ये सब देखकर अपनी नजरें झुका ली। जब वांगजी ने देखा कि विंग उसे देख रहा है और देखते हुए उसने अपनी नजरें झुका ली, ये देखकर वांगजी हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन उसकी मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे एक डेविल की हो। पर यह स्माइल भी बस चंद पलों के लिए ही थी। और वांगजी ने अपने भारी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग। आवाज भारी थी लेकिन नॉर्मल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो कल। विंग ने घबराते हुए वांगजी को जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। विंग की आवाज कांप रही थी। ये देखकर वांगजी की वो स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। पर सिर्फ कुछ पलों के लिए ही। विंग उसे देख नहीं पाया क्योंकि विंग अपनी नजरें ऊपर ही नहीं कर रहा था। वांगजी उठा और उसके पास आया, और जैसे ही विंग ने यह महसूस किया कि वांगजी उसके पास है, वो पीछे हट गया। जैसे ही वांगजी ने देखा कि विंग पीछे हट रहा है, वो रुक गया वहीं पर और अपनी गहरी आवाज में कहा, डर रहे हो? इस बात पर विंग चुप रहा, और फिर विंग के आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह वांगजी उसके काफी पास गया और उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई और कहा, देखो मुझे, कल रात मैंने जो भी किया गलती थी, मैं मानता हूँ। मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन तुम अब दोबारा भागोगे नहीं, समझे? अगर तुम भागे दोबारा तो यकीन मानो मैं और भी ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, और फिर तुम मेरी उस साइड को देखोगे जो कल शाम से भी ज्यादा भयानक होगा ओमेगा। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। इसलिए मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में घुसा लो। तुम्हें यहाँ से भागना नहीं है। तुम्हें यहाँ मेरे साथ, अपने अल्फा के साथ रहना है। समझ गए? इस बात पर विंग ने हाँ में सिर हिलाया और हकलाते हुए कहा, मैं नहीं भागूंगा। मैं सब समझ गया। इस बात पर वांगजी मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छे। और फिर वांगजी ने विंग को किस किया उसके माथे पर और बोला, अब जाओ, तैयार हो जाओ, हम ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। इस बात पर विंग ने हमें सिर हिलाया और वो तुरंत ही दूसरी तरफ चला गया जहाँ कबर्ड था। वांगजी ने ये देखा और वांगजी बाथरूम में चला गया शावर लेने के लिए। अब कुछ देर के बाद दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, और उस डाइनिंग टेबल पर ढेर सारा अलग अलग तरीके का खाना लगा हुआ था। ऑमलेट्स, फ्रूट्स और जूसेस। उन सभी में से विंग ने बस थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि उसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और ये सब वांगजी अपनी पैनी आंखों से देख रहा था। तभी वांगजी ने गुस्से में कहा, अच्छे से खाओ, नहीं तो तुम कमजोर पड़ जाओगे ओमेगा। वांगजी की गुस्से भरी आवाज को सुनकर विंग ने जबरदस्ती और खाना खाया। जब विंग खाना खा रहा था उसी वक्त वांगजी का फोन बजा, और वांगजी ने उस फोन को उठाया और इंग्लिश में बात करने लगा। वांगजी की आवाज फिर से ठंडी हो गई थी, और वांगजी बहुत गुस्से के साथ सामने वाले इंसान से बोल रहा था कि आज रात सब क्लियर कर दो, कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वांगजी ने कॉल रख दिया था, और वांगजी ने तुरंत ही विंग को देखा था। और विंग जो वांगजी को घूर रहा था उसने डर से अपनी नजरें नीची कर ली थी। विंग ने एक भी सवाल वांगजी से नहीं किया क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से वांगजी से डर रहा था, और वांगजी भी ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा था। कुछ देर के बाद दोनों का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और वांगजी ऑफिस जाने लगा था। जाते जाते वांगजी विंग के पास आया और विंग को कहा, आज तुम घर पर रहो, बाहर बिल्कुल मत जाना। और हाँ, ये मत समझना कि मैं घर में नहीं हूँ तो मेरी नज़र तुम पर नहीं है। तुम कब क्या करते हो ये सारी चीज़ें मुझे पता है।
यहाँ तक कि तुम कितनी बार सांस लेते हो ये भी पता है ओमेगा। तो कोई चालाकी नहीं, समझे? और हाँ, अगर कुछ चाहिए तो नौकरों से बोल देना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। फिर वांगजी ने विंग के होठों पर एक गहरा किस किया। विंग ने इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद वांगजी चला गया था। विंग पूरे दिन उस मैंशन में अकेला रहा। वो पूरे दिन कमरे में ही बंद रहा था। वो बाहर नहीं निकला। वो लाइब्रेरी भी नहीं गया। वो बस बेड पर लेटा सोचता रहा कि मैं क्या करूं? भागूं? लेकिन अगर मैं भागूं तो कहाँ भागूं? वांगजी मुझे ढूंढ लेगा। क्या मैं पुलिस के पास जाऊं? नहीं, वांगजी एक माफिया है। पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस से ज्यादा पावर वांगजी के पास है। वो सबको खरीद लेगा। ये सोचते ही विंग के आंसू बहने लगे थे। अब दोपहर को नौकरानियां विंग के लिए खाना लेकर आई। उसमें भी विंग ने बस थोड़ा सा ही खाना खाया और फिर वो सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन विंग को नींद नहीं आ रही थी। अब शाम के लगभग 5 बजे वांगजी वापस आ गया था और वो आज जल्दी आया था। उसके हाथ में बड़े बड़े बैग्स थे। विंग बेड पर बैठा हुआ था। वांगजी रूम के अंदर आया और सभी बैग्स को विंग के बगल में रख दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए है। विंग ने उन बैग्स की तरफ देखा। वो सभी बैग्स नॉर्मल नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा महंगे ब्रांड के थे। जब विंग बैग्स को घूर रहा था तो वांगजी ने विंग को इशारा किया कि वो उठे और देखे कि इन बैग्स में क्या है। जब वांगजी ने इशारा किया तो विंग उठा और वो देखने लगा कि आखिरकार इन बैग्स में क्या है। उस बैग्स के अंदर ज्वेलरी थी, महंगे वॉच थे, महंगे परफ्यूम्स और कुछ कपड़े थे और एक बॉक्स में डायमंड नेकलेस था। विंग ये सब देखकर हैरान हो गया था। ये इतना सब कुछ? विंग ने कहा। तभी वांगजी ने खुश होते हुए कहा, तुम्हें अच्छा लगा ना, इसीलिए लेकर आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, बाबे। वांगजी ने वो डायमंड नेकलेस निकाला और वो विंग के गले में पहना दी। फिर विंग को सर से लेकर पांव तक देखते हुए कहा, परफेक्ट। फिर वांगजी ने विंग को अपने करीब खींचा और उसे किस करने लगा। इस बार किस में कोई फोर्स नहीं था। वांगजी ने नरमी से विंग को किस किया। विंग ने कुछ नहीं कहा, बस वो सहता रहा। फिर उसके बाद वांगजी ने कहा, चलो आज बाहर घूमने चलते हैं। इस बात पर विंग डर गया। विंग ने डरते हुए कहा, बाहर? तभी वांगजी ने कहा, हाँ, मेरे साथ। तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है बॉबे। बस इतना ध्यान रखना कि तुम मेरे आसपास रहो और भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, समझे? इस बात पर विंग ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों तैयार हुए। विंग ने नई शर्ट पहनी और वांगजी ने ब्लैक सूट पहना। वो दोनों कार में बैठे और शहर की तरफ चले गए। कुछ समय के बाद वो एक हाई एंड मॉल में रुके। वांगजी उतरा और उसने विंग को भी उतारा। वांगजी ने बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसली विंग को पकड़ रखा था। वही विंग बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा था और वांगजी वो भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लोग उन्हें फिर घूर रहे थे, लेकिन वांगजी ने विंग का हाथ बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ रखा था और वांगजी विंग को वापस से एक ज्वेलरी शॉप में ले गया था और वहां उसने फिर से विंग के लिए काफी सारी ज्वेलरी ली। लेकिन विंग मना नहीं कर रहा था क्योंकि वो वांगजी को कुछ भी नहीं कहना चाहता था और वांगजी जो जो भी चीजें विंग के लिए उसे पसंद आ रही थी ज्वेलरी में, वो सब ले रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी और लिमिटेड एडिशन की थी। ज्वेलरीज की शॉपिंग के बाद वांगजी विंग को एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए लेके आया। आज वांगजी का मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो विंग से बातें कर रहा था, हंस भी रहा था और विंग से अच्छे से बर्ताव कर रहा था। ये सब विंग को कुछ समझ में तो नहीं आया, पर विंग भी थोड़ा रिलैक्स हुआ ये सब देखकर। लेकिन अंदर से विंग अभी भी डरा हुआ था। डिनर के बाद वो दोनों एक पार्क में गए। रात का समय था, लाइट्स जल रही थी और दोनों उस पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए थे। तो वांगजी ने विंग को अपनी तरफ खींचा और कहा,
बाबे, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इस बात पर विंग ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा तुम्हारी वो दुनिया मुझे डराती है। इस बात पर वांगजी चुप रहा कुछ देर तक। फिर वांगजी बोला, मैं वो दुनिया तुमसे दूर रखूंगा, तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मेरी दुनिया अलग है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मैं तुम्हें दूर नहीं कर सकता खुद से, पर मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ। मुझ पे भरोसा रखो। तभी विंग ने कहा, लेकिन अगर कोई दुश्मन आ गया तो? तभी वांगजी ने गुस्से में कहा, तो मैं उसे मार डालूंगा। वांगजी की आवाज ठंडी हो गई थी ये सब कहते वक्त, और विंग ने जैसे ही वांगजी की ठंडी आवाज सुनी, वो कांप गया था। जब वांगजी ने ये देखा कि विंग डर रहा है, तो वांगजी ने विंग को अपनी बाहों में जकड़ लिया था और कहा, डरो नहीं, तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन तुम मेरी ताकत भी हो। इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है भाभी। तुम मेरी ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा। हमारा रिश्ता, हमारा बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इसमें डर नहीं, सिर्फ प्यार होना चाहिए, समझे? इस बात पर विंग ने सिर को हाँ में हिलाया था। अब पार्क से लौटते हुए कार में वांगजी ने विंग को किस करना शुरू कर दिया था। ड्राइवर आगे था, लेकिन प्राइवेसी ग्लास ऊपर उन्होंने लगा दिया था। विंग ने वांगजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वांगजी नहीं रुका था जब तक वो दोनों मैंशन पहुंचते। वांगजी ने किस कर करके विंग का चेहरा पूरी तरीके से लाल कर दिया था। जब उन दोनों के मैंशन में कार रुकी, तब वांगजी एक मिनट भी नहीं रुका। उसने विंग को अपनी गोद में उठाया और उसे सीधा बेडरूम में ले गया। वांगजी ने विंग को बेड पर लेटाया और धीरे धीरे उसे किस करने लगा था, और बहुत ही पेशेंस के साथ वो विंग के कपड़े रिमूव करने लगा था। विंग घबरा रहा था, पर वो जब वांगजी के केयर को देख रहा था, तो डर, कहीं न कहीं विंग का डर गायब हो रहा था। धीरे धीरे वो दोनों और आगे बढ़े, और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे, यानी कि फिजिकल हो रहे थे। वांगजी ने विंग को खूब उस वक्त प्यार किया था। वांगजी का प्यार उस वक्त काफी स्लो था, यानी कि वांगजी ने बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाया था। वांगजी ने अपनी इंटीमेसी को काफी स्लो रखा था, और वो काफी लंबा भी चला था। वांगजी का स्पर्श और केयर विंग को बहुत ही ज्यादा खुशी दे रहा था। तभी विंग ने भी वांगजी को इसका जवाब दिया था, यानी कि विंग ने भी वांगजी को पलटकर किस किया था, जिसे देखकर वांगजी को बहुत ही ज्यादा खुशी मिली थी, और वांगजी और भी ज्यादा डीपली विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करने लगा था। लगभग 5 से 6 घंटे के बाद उन दोनों का ये सेशन खत्म हुआ, और विंग वांगजी की ही बाहों में सो गया था। अब कुछ दिन ऐसे ही उन दोनों के बीते थे। वांगजी दिन में ऑफिस या मीटिंग्स पर जाता, और शाम को जल्दी लौट आता था, और वो ढेर सारा गिफ्ट भी विंग के लिए अपने साथ लेकर आता था। वो विंग को बाहर ले जाता था, उसके साथ काफी ज्यादा अच्छे से पेश आता था, और उन दोनों के बीच में उन दोनों का फिजिकल बॉन्ड और भी ज्यादा, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। वांगजी जब भी मेंशन में होता, वो कभी भी शुरू हो जाता था, और विंग उसे मना नहीं करता था। विंग का डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। वो वांगजी के टच का आदी हो रहा था। उनकी रातें गर्म होती, और कभी कभी नरमी से भी भरी होती, कभी कभी जुनून से भी भरी होती, और वांगजी उसे जब छूता, तो विंग की ओमेगा स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती, जिससे वांगजी का अल्फा और भी ज्यादा विंग के ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाता। लेकिन अब विंग विरोध कम करता था। कहीं न कहीं विंग के दिल की किसी गहराई में उसे वांगजी से प्यार हो रहा था। एक दिन वांगजी घर देर से आया। लगभग रात के 12 बज रहे थे। उसके कपड़ों पर हल्का सा खून लगा हुआ था, और उस खून की स्मेल भी आ रही थी। विंग जगा हुआ था। वो उसका इंतजार कर रहा था। वांगजी रूम में गया और उसने शावर लिया। तभी विंग ने पूछा,
क्या हुआ है? तभी वांगजी ने जवाब दिया, कुछ नहीं बाबे, एक दुश्मन था, उसे मैंने हैंडल कर लिया। इस बात पर विंग डर गया था। खून? ये खून? तभी वांगजी ने कहा, मेरा नहीं है। वांगजी ने उसे बाहों में लिया और कहा, सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वांगजी अपने कपड़े पहनने के लिए चला गया था और विंग वो बेड पर तो आ गया था, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था, ये जिंदगी आखिरकार कितने दिन चलेगी। और फिर एक शाम वांगजी ने कहा विंग से, कल पार्टी है, मेरी बिजनेस पार्टी, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। इस बात पर विंग घबराया और विंग ने कहा, मैं पर मैं किसी को नहीं जानता वहाँ। तभी वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसी को जानने की जरूरत नहीं बाबे, तुम मुझे जानते हो, बस मेरे साथ रहना। ये कहकर वांगजी ने विंग को मना लिया था। अब अगली शाम यानी कि पार्टी की शाम, उस शाम मैंशन में तैयारियां चल रही थी, लेकिन मैंशन में पार्टी नहीं थी। पार्टी बाहर के एक बड़े हॉल में थी और वहीं विंग को नया सूट पहनाया गया था, ब्लैक कलर का, जिसमें विंग परफेक्ट लग रहा था। वहीं वांगजी ने उसे खुद टाई बांधी थी और बोला था, तुम सबसे खूबसूरत लग रहे हो। ये सुनकर विंग शर्मा रहा था। जब वांगजी ने विंग का शर्माता हुआ चेहरा देखा, तो वो खुद को रोक नहीं पाया था और उसने विंग को किस करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर विंग ने वांगजी को रोकने की कोशिश की और वांगजी से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने मुझे जितना टाइम तैयार करवाने में लगाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। तभी वांगजी ने कहा था, पर मैं क्या करूं, तुम हो ही ऐसे कि तुम्हें देखकर मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ, और ऊपर से तुम्हारा ये शर्माना, उफ, मैं रह नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम मुझे ऐसे ही अदाएँ दिखाते रहोगे बाबे, तो फिर मुझे पार्टी तो कैंसल करनी पड़ेगी ना। इस बात पर विंग ने वांगजी को देखते हुए कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है कि तुम कुछ करते नहीं हो, फिर भी बहुत कुछ हो जाता है बाबे। ये कहकर वांगजी ने विंग को पकड़ लिया था और उसे किस करने लगा था। जब तक वांगजी का मन नहीं भर गया, उसने तब तक विंग को नहीं छोड़ा और उसे वो किस करने लगा था। जब वांगजी ने विंग को छोड़ा, तो विंग की पूरी सांसें भर गई थी, आंखें ऊपर नीचे चढ़ गई थी। ये देखकर वांगजी मुस्कुराया और बोला, तुम भी ना, तुम्हें तो अभी तक मेरी किस की आदत हो जानी चाहिए। पर इस बात पर विंग ने कुछ भी नहीं किया था और विंग खुद को संभालने लगा था। वही वांगजी भी रेडी होने के लिए चला गया था। विंग ने खुद को देखा और उसने देखा कि वांगजी ने उसका थोड़ा हुलिया बिगाड़ दिया है, तो विंग ने खुद से ही खुद को ठीक किया। थोड़ी देर के बाद वो दोनों जब पार्टी हॉल में पहुंचे, तो विंग ने देखा कि वहां एक बड़ा सा हॉल है और उस हॉल रूम में सैकड़ों लोग हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और कुछ शक्ली लोग, सब वांगजी को ही सलाम कर रहे थे और विंग उसके बगल में खड़ा हुआ था। लोग विंग को भी देख रहे थे और उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे। कुछ अल्फाज की नज़रें तो विंग पर काफ़ी बुरी हो गई थी, जिसे विंग थोड़ा अजीब भी महसूस कर रहा था। पर वांगजी ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था और ये एक मैसेज था कि वो सिर्फ मेरा है। उस पार्टी में चहल पहल काफ़ी ज़्यादा थी। काफ़ी लोग ड्रिंक्स पी रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे। वांगजी कुछ लोगों से मिला। एक आदमी आया, लंबा, चेहरा उसका डरावना था। उसने कहा, लैन सर, ये नया चेहरा कौन है? उसने विंग की तरफ देखकर कहा और वांगजी ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, ये मेरा पर्सनल है। वांगजी ने सिर्फ इतना ही कहा था। वांगजी की आवाज़ ठंडी थी। वांगजी ने जैसे ही ये कहा, वो आदमी तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो गया। लेकिन विंग ने ये नोटिस किया कि वांगजी की आंखों में खतरा था, एक ऐसा खतरा जिसे शायद विंग समझ नहीं पा रहा है। वहीं कुछ समय के बाद, पार्टी खत्म होने के बाद सब घर लौटे। कार में वांगजी एकदम चुप था। तभी विंग ने वांगजी से पूछा, आपको क्या हुआ है? आप इतने चुप क्यों लग रहे हैं? तभी वांगजी ने विंग की तरफ देखा
लेकिन वो चुप रहा। जब विंग ने देखा कि वांगजी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, तब विंग ने वांगजी के हाथों में हाथ रखा और कहा, क्या बात है, बताइए ना। तभी वांगजी ने गुस्से में कहा, कुछ लोग तुम्हें घूर रहे थे। तभी विंग ने कहा, तो तो क्या हो गया। तभी वांगजी ने कहा, मैंने वार्निंग दे दी है उन लोगों को। अगर उन लोगों ने अगली बार कोई गलती की तो। इसके आगे वांगजी ने कुछ नहीं कहा और ये बात विंग समझ गया था कि तो का मतलब क्या हो सकता है। अब मैंशन पहुंचकर वांगजी ने विंग को दीवार से सटा दिया था और उसे घूरते हुए कहा था, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और किसी की भी नजरें मैं तुम्हारे ऊपर सहन नहीं करूंगा। इतना कहकर वांगजी ने विंग को किस करना शुरू कर दिया था। वो किस काफी ज्यादा गहरा था और पॉसेसिव था। विंग को तो कुछ समझ नहीं आया, पर जब तक विंग समझता तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वांगजी ने विंग को कंधे पे उठाया और वो उसे सीधा कमरे में ले गया था और कमरे में ले जाकर उसने अपने पैरों से दरवाजा बंद किया और विंग को बेड पर पटक दिया था। विंग कुछ कह पाता कि उससे पहले ही वांगजी ने विंग को और खुद को अनड्रेस करना शुरू कर दिया था और वो बिना किसी प्रिपरेशन के विंग के साथ इंटीमेट होने लगा था। वो रात फिर से डार्क हो गई थी। उस रात में जुनून की आग थी जिसमें विंग जल रहा था। लेकिन इस इंटीमेसी के दौरान विंग ने भी वांगजी का साथ दिया था, यानी कि विंग ने भी वांगजी को पकड़ रखा था। लेकिन विंग के दिल में प्यार और डर दोनों ही चीजें मिक्स हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे किस चीज को अपनाना है और किस चीज को छोड़ना है। और वहीं वांगजी, वो पूरी तरीके से पागलों की तरह विंग को हिट कर रहा था। वो गुस्से में था। इस बात का गुस्सा उसे चढ़ा हुआ था कि उसके अलावा विंग को कोई और देख नहीं सकता। और वहीं विंग जो वांगजी को देख रहा था कि वो किस तरीके से उसके ऊपर उससे कंटिन्यूसली बिना किसी मर्सी के हिट कर रहा है। ये विंग को काफी डरा देने वाला लगता था, लेकिन जब बीच बीच में वांगजी विंग को किस करता था तो उसमें विंग को वांगजी का ढेर सारा प्यार महसूस होता था। इसलिए विंग बहुत ही बुरी तरीके से इन दोनों चीजों में फंसा हुआ था कि आखिर उसे वांगजी से डर लग रहा है या वांगजी से प्यार हो रहा है। वो खुद ही ये सब समझ नहीं पा रहा था। विंग की ये पूरी रात वांगजी को संभालते हुए ही बीती। अब अगली सुबह जब विंग की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके बगल में वांगजी नहीं है। विंग उठा, रेडी हुआ और वो नीचे गया तो उसे पता चला कि वांगजी पहले ही जा चुका है और टेबल में उसके लिए नोट था। उसमें लिखा था, आज मैं देर से आऊंगा, तुम्हारा प्यारा वांगजी। ये पढ़कर विंग थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। उसने पहली बार लिखा था, प्यारा वांगजी। इसको देखकर कहीं न कहीं विंग के चेहरे पर एक मुस्कान भी आई, लेकिन फिर उसने सोचा, ये प्यार है या कैद? वो समझ नहीं पाया। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंशन की वो ऊंची दीवारें, वो गार्ड्स, ये सच में एक कैद ही था। लेकिन अब वो यहाँ से भागना नहीं चाहता था। वांगजी की बाहें उसका अब घर बन चुकी थी। डर अभी भी था उसे, लेकिन उस डर में प्यार अब उसे ज्यादा महसूस हो रहा था। ये सब सोचते हुए ही विंग का वो पूरा दिन बीता था। शाम को जब वांगजी लौटा, वो थका हुआ था, लेकिन विंग को देखते ही वो मुस्कुराया और ऐसा लगा जैसे उसकी थकान कहीं बाहर चली गई है। दोनों ने एक साथ डिनर किया। दोनों बालकनी में एक साथ बैठे बातें की। वांगजी ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने कुछ प्लान किया है। तभी विंग ने कहा, क्या? तभी वांगजी ने कहा, अभी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है। और फिर रात वैसी ही थी उन दोनों की, प्यार और जुनून से भरा हुआ और एक अंधेरा जो शायद कभी खत्म नहीं होता है। विंग ने सोचा, शायद यही उसकी किस्मत है। वांगजी का ही होकर उसे रहना चाहिए, डर के साथ और प्यार के साथ। वांगजी उन लोगों से तो अच्छा ही है जो उसे नोच कर खा जाना चाहते थे। विंग के दिमाग में ये सब भी चल रहा था। विंग उन लोगों को नहीं भूला था, यानी कि अपने गांव के उन अल्फाओं को नहीं भूला था
जो बस एक मौके का इंतज़ार करते थे कि कब उसे विंग अकेला मिले और वो उसे नोच खाए। वांग जी उन लोगों से तो अच्छा ही था, विंग ये समझ रहा था। अब हमें इस सीन को कट करके सवेरे का सीन दिखाया जाता है। सुबह का सन्नाटा मैंशन में फैला हुआ था। विंग की आंखें खुली तो वो कमरे में हल्की रोशनी में कैद था। पर्दे आधे खुले हुए थे, बाहर बादल छाए हुए थे। वो बेड पर अकेला था। वांगजी की जगह जहाँ वांगजी लेटा करता था, वो ठंडी हो चुकी थी। कल रात की यादें फिर उसके दिमाग में आई। पार्टी से लौटकर वो जुनून, वो पॉसेसिव वांगजी का किस और वो शब्द कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये सब सोचकर विंग ने करवट बदली। विंग के शरीर में मीठा सा दर्द उसे महसूस हो रहा था, लेकिन आज उसका डर काफी कम था। कहीं गहराई में एक अजीब सा सुकून था उसके। वो उठा और बालकनी में गया। शहर दूर तक फैला हुआ था, जिसे विंग देख सकता था, लेकिन मैंशन की ऊंची दीवारें उसे कैद महसूस कराती रही थी। वो बाथरूम में गया और गर्म पानी ने उसकी बॉडी को रिलैक्स महसूस करवाया। विंग ने देखा आईने में उसके गर्दन पर जो डायमंड नेकलेस है वो चमक रहा है। ये वही नेकलेस था जिसे वांगजी ने उसे पहनाया था। विंग ने उस नेकलेस को छुआ। वो ठंडा था और काफी भारी था। सुंदर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई चैन हो, वो चैन जिससे लोगों को बांधा जाता है। विंग ने ये सब अपने दिमाग से हटाया और वो फिर बाहर आकर अलमारी के पास गया। उसने कपड़े अपने लिए पसंद किए, सॉफ्ट ग्रे कलर के स्वेटर्स और ब्लैक जीन्स। वो आरामदायक थे। विंग ने उन्हें पहना और वो नीचे आया। ब्रेकफास्ट टेबल पर सिर्फ उसी की प्लेट आज लगी हुई थी। सारी मेट्स ने उन्हें कहा कि मिस्टर लैन वो सुबह ही जल्दी निकल गए थे, कोई इमरजेंसी मीटिंग थी उनकी। तभी विंग ने भी वांगजी की चीज़ों को समझते हुए हाँ कहा था। विंग ने अकेले खाना खाना शुरू किया। उसके पास कोई फ़ोन नहीं था, लेकिन ब्रेकफास्ट होने के बाद विंग कुछ समय तक टीवी देखता रहा। थोड़ी देर न्यूज़ देखा, बिजनेस की बातें देखी, कुछ खबरें और कुछ क्राइम की चीज़ें उसने देखी, यानी कि जो क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो उसने सुना। एक न्यूज़ में तो उसको किसी गैंग वार का ज़िक्र होता हुआ वहाँ नज़र आया, पर विंग ने चैनल बदल दिया क्योंकि विंग का दिल धड़क गया था। गैंग वॉर का नाम सुनकर विंग को बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। विंग के जहन में वांगजी की वही बड़ी सी तस्वीर आ गई थी, जिसमें वांगजी अपने दुश्मन गैंग के लीडर के बॉडी के ऊपर खड़ा था और वांगजी का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। विंग को जैसे ही ये बात याद आई कि वांगजी एक डेड बॉडी के ऊपर खड़ा था, उसे बहुत अजीब लगने लगा था, बहुत ही ज़्यादा अजीब। विंग को खुद को संभालने के लिए थोड़ा टाइम लगा था। अब उस बात से विंग ने अपना ध्यान हटाने के लिए और भी चीज़ें की, जैसे कि वो वैसे तो पूरा दिन घर में ही रहा, यानी कि उस मैंशन में ही रहा, लेकिन वो लाइब्रेरी में गया। एक रोमांटिक नॉवेल ली वहाँ से उसने और वो उसे पढ़ने लगा। किताबों में हीरो हीरोइन को बचाता है, प्यार करता है, ये सब पढ़कर विंग मुस्कुरा रहा था। उसकी ज़िंदगी भी तो कुछ ऐसी ही उसे लग रही थी, बस थोड़ा-सा ही अलग था। उसकी लाइफ में हीरो थोड़ा-सा डार्क था, ये विंग सोच रहा था। अब दोपहर के लगभग 3 बजे बाहर का गेट खुलने की आवाज़ आई। वांगजी आ गया था। आज वांगजी किसी सूट में नहीं था, बल्कि वो कैजुअल ब्लैक शर्ट और जीन्स में था। उसके हाथ में एक बड़ा-सा बॉक्स था। वही विंग लिविंग रूम में बैठा हुआ था। वांगजी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, "मुझे मिस किया?" इस बात पर विंग शर्मा गया और विंग ने कहा, "हाँ, थोड़ा-सा।" इस बात पर वांगजी आया और उसने तुरंत ही विंग को किस कर लिया और किस करने के बाद वांगजी वहीं विंग के बगल में बैठ गया। विंग तो शर्मा रहा था कि तभी वांगजी ने बॉक्स को ओपन किया और उसके अंदर एक नया फ़ोन था, बिल्कुल एक लेटेस्ट मॉडल का। तभी वांगजी ने उस फ़ोन को दिखाते हुए विंग से कहा, "ये तुम्हारे लिए, पाओ बे।"
वहीं विंग ये सब देखकर हैरान हो गया था। विंग ने हैरानी से कहा, मेरा फ़ोन?" तभी वांग जी ने कहा, "हाँ, लेकिन इसमें मैंने कुछ नंबर्स ब्लॉक रखे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से बात करो।" तभी विंग ने कहा, "किन लोगों से?" इस बात पर वांग जी ने कहा, "वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें जो कहूँगा वही तुम करोगे बाओबे। और हाँ, इसका लोकेशन हमेशा ऑन रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इधर-उधर कहीं जाओ और मुझे पता ही ना चले।" इस बात पर विंग का चेहरा मुरझाया-सा हो गया था और वहीं वांग जी की आवाज़ में विंग को अधिकार महसूस हो रहा था कि जैसे वांग जी उस पर हक जमा रहा हो। तभी विंग ने फ़ोन लिया और वो खुश था, लेकिन वो समझ गया था कि ये आज़ादी नहीं बल्कि निगरानी है। एक तरीके से वांग जी उस पर फ़ोन के ज़रिए से नज़र रखेगा। वांग जी ने उसे गोद में बिठाया और कहा, "क्या तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा?" पर विंग ने कहा, "नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं।" इस बात पर वांग जी ने उसके गर्दन में किस किया और कहा, "मुझे तुम बहुत पसंद हो और इसी तरीके से अगर तुम अच्छे बर्ताव करोगे, तो यकीन मानो मैं तुम पर और भी ज़्यादा खुश रहूँगा, विंग।" वांग जी की इस बात को सुनकर विंग मुस्कुराया और विंग की मुस्कुराहट को देखकर वांग जी भी खुश हो गया। तभी विंग ने वांग जी से कहा, "वांग जी, क्या मैं तुमसे कुछ कहूँ?" तभी वांग जी ने कहा, "हाँ बाबे, बोलो। पार्टी बहुत अच्छी थी ना?" ये विंग ने कहा। तभी वांग जी ने कहा, "हाँ, पार्टी तो बहुत अच्छी थी और तुम उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे।" तभी विंग ने कहा, "हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन..." तभी वांग जी ने देखा कि विंग का चेहरा थोड़ा अलग हो गया है। तब वांग जी ने पूछा, "बाबे, क्या बात है? मुझे बताओ।" तभी विंग ने कहा, "कल की पार्टी बहुत अच्छी थी और तुमने बोला कि मैं अच्छा लग रहा था।" इस बात पर वांग जी ने कहा, "हाँ, बिल्कुल, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे।" तभी विंग ने कहा, "पर मुझे वो पसंद नहीं आया।" वांग जी ने पूछा, "क्या पसंद नहीं आया?" तभी विंग ने बताया, "वो वो मुझे कुछ लोग देख रहे थे। मुझे वो अच्छा नहीं लगा। वो इंसान, वो आपको याद है?" विंग ने बिल्कुल सच ही कहा था। तभी वांग जी ने पूछा, "कौन? ठीक से बताओ।" तभी विंग ने बताया कि वो इंसान जो काफ़ी पास आ गया था। मुझे महसूस हुआ कि उसकी नज़रें बुरी थीं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं उस वक़्त उस पार्टी से जाना चाहता था, पर आप वहाँ थे, इसलिए मैंने खुद को सँभाला। पर उस इंसान ने मुझे जिस तरीके से घूरा, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वांग जी।" विंग की इन बातों को सुनकर वांग जी का पूरा चेहरा कठोर हो गया और वांग जी ने अपने दाँत भींचते हुए कहा, "अच्छा वो, उन लोगों को तो मैं भी देखता हूँ।" इतना कहकर वांग जी ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया और वांग जी उससे इंग्लिश में बात करने लगा। वांग जी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। वांग जी बोल रहा था, "उस आदमी का नाम पता करो, जो कल उस पार्टी में रेड टाई में था। हाँ, वही, जो मेरे पार्टनर को घूर रहा था।" इतना कहकर वांग जी ने कॉल रख दिया। विंग थोड़ा डर गया था। विंग ने कहा, "क्या करोगे?" तभी वांग जी ने कहा, "जो ज़रूरी है वही करूँगा।" इतना कहकर वांग जी ने विंग के बालों को पकड़ा और उसे काफ़ी फ़ोर्सफुली और डीपली किस किया। कुछ समय तक किस करने के बाद वांग जी ने विंग को छोड़ा और उसके दोनों गालों को पकड़ते हुए कहा, "तुम चिंता मत करो। जो भी नज़रें तुम्हारी तरफ उठेंगी, उन आँखों को मैं नोच लूँगा। बाबे, तुम्हें और तुम्हारी बॉडी को सिर्फ़ मैं ही देख सकता हूँ। मैं ही टच कर सकता हूँ और मैं ही महसूस कर सकता हूँ। तुम बिल्कुल मत डरना और घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम लैन वांग जी के पार्टनर हो, किसी ऐरे-गैरे के नहीं।" इस बात पर विंग ने हाँ में सिर हिलाया। अब दोनों शाम को बाहर घूमने गए, एक प्राइवेट बीच पर। वांग जी की वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। वहाँ समुंदर था,
रेत था, खूबसूरत सनसेट था और वहाँ सिर्फ़ वो दोनों ही थे। वो दोनों अपने उस टाइम को बहुत अच्छे से वहाँ एन्जॉय कर रहे थे। फिर मेट्स ने उनका डिनर सेट किया, कैंडल लाइट डिनर। वहाँ पर वाइन थी, सी फूड था। विंग के पैरों में उसे रेत महसूस हो रहा था। पहली बार वो इतना रिलैक्स फ़ील कर रहा था। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पानी के किनारे में टहलाने के लिए ले गया। वो दोनों समुद्र के किनारे वॉक कर रहे थे। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था। मीलों तक फैला खूबसूरत नीला समुद्र और उसके ऊपर खूबसूरत नीला आसमान और खूबसूरत ढलता हुआ सिंदूरी सूरज। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जन्नत में आ गया है। तभी वांजी ने धीरे से विंग से कहा, तुम्हें समुद्र पसंद है ना बाओबे? इस बात पर विंग ने जवाब दिया, हाँ, गांव में नदी थी, लेकिन मैं समुद्र पहली बार देख रहा हूँ। इस बात पर वांजी ने उसे पीछे से अपने बाहों में जकड़ लिया और कहा, अब सब कुछ तुम्हारा है, तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। बस एक बार कहकर देखो, जो चाहो वो मांगो। विंग पीछे मुड़ा और वो वांजी के सीने से लग गया। विंग ने कहा, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। वांजी, ये शब्द विंग ने जानबूझकर कहें कि अनजाने में कहें, उसे समझ में नहीं आया। ये शब्द बस उसके मुंह से निकल गया और वांगजी ने जैसे ही ये सुना, वांगजी ने उसे उठाया अपनी गोद में और उसे गोल-गोल घुमाने लगा। वांगजी को ऐसा लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। वांगजी के दिल में बहुत खुशी उसे महसूस हुई। थोड़ी देर बाद वांगजी ने उसे नीचे उतारा और उसे उस रेत पर लेटा दिया। वो उसके ऊपर आया और वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना रुके वो विंग को किस करने लगा। उनका किस बहुत बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। समुद्र की लहरों की आवाज़ गूंज रही थी। उस रात बीच पे ही वो दोनों इंटीमेट हुए थे। ओपन, कुछ भी नहीं था। वो दोनों सब चीज़ ओपन में कर रहे थे। उनकी वो इंटीमेसी बहुत ही ज़्यादा जुनून से भरी हुई थी, रोमांटिक थी। विंग ने पहली बार वांगजी के लिए अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर किया था। विंग ने कोई विरोध नहीं किया। वो दोनों उस वक़्त में खुद को समेट लेना चाहते थे। ना वांगजी चाहता था, ना विंग चाहता था कि ये पल रुके। वो पल बहुत ही खूबसूरत था उनके लिए, बहुत खूबसूरत। घर वो दोनों लौटे तो लगभग रात के 2 बज गए थे। दोनों ने शावर लिया और दोनों ही बेड पर लेट गए थे। वांगजी ने विंग से कहा, कल तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। मैंने एक प्राइवेट ट्यूटर तुम्हारे लिए अरेंज किया है। जो कोर्स करना है वो तुम कर सकते हो। तभी विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहता हूँ। जब विंग ने ऐसा कहा तो वांगजी ने उसका चेहरा देखा। विंग के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और वांगजी विंग की खुशी के अलावा कुछ चाहता भी तो नहीं था। तभी वांगजी ने कहा, बिल्कुल, तुम ही कर सकते हो। ठीक है, कल से तुम क्लास शुरू करना, ठीक? और विंग ने वांगजी को गले से लगा लिया था और वांगजी ने भी उसे बहुत ही प्यार से उसके माथे पर किस किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहती हूँ कि मैं इसके आगे भी रिकॉर्ड करूँ, पर मेरी गले की बैंड बज चुकी है, तो मैं अब इससे आगे नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। तो डियर्स, इसका एक और पार्ट आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसमें मैं ख़त्म कर दूँ, पर मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मैं और तो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, पर पहला कारण है कि मेरे गले की जो है बैंड बज चुकी है और दूसरा अभी रात के 3 बज रहे हैं और मुझे सोना है। लिटरली मुझे सोना है। क्योंकि मुझे नींद की बहुत ज़रूरत है। ये वीडियो काफ़ी पहले आ जाती, पर नहीं आ पाई। मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों से नहीं करूँगी तो और किससे करूँगी? तो सुनिए दोस्तों, मेरे साथ क्या लफ़ड़ा हुआ था। मैं जिस ऐप से एडिट करती हूँ, उसमें मुझे नहीं पता उसमें कुछ गड़बड़ हुई कि मेरे माइक में गड़बड़ हुई, कि मेरे फ़ोन में गड़बड़ हुई। लगभग 2 बार ये वीडियो डिलीट हो गया। मतलब इसकी जो वॉइस है, वो मेरे सामने है, पर वो वॉइस मुझे सुनाई ही नहीं दे रही थी। अचानक से अजीब-सी आवाज़ आती और मेरी वॉइस गायब हो जाती।
वो वॉइस वहीं पर पड़ी हुई है, पर वो ऑन ही नहीं हो रही थी, जिसके कारण मुझे पूरा का पूरा वीडियो ही उड़ाना पड़ा था 2-2 बार, जिसके कारण ये काफ़ी लेट आया, नहीं तो ये बहुत ही पहले आ जाता। और ये मेरे ख़्याल से ये स्टोरी अब तक ख़त्म भी हो चुकी होती और मैं फिर से एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर चुकी होती। पर मेरे साथ पंगे नहीं होंगे तो और किसके साथ होंगे? तो आपकी दीदी ने किसी तरीके से इसे कंप्लीट किया। नहीं तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे एक ही बार में ख़त्म करूँ, पर अभी रात के 3 बजे हुए हैं और मेरे गले की बैंड बची हुई है। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग बहुत ही प्यारे हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाइएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे कुछ कर पाऊँगी डियर्स। तो अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आप सब को ये स्टोरी कैसी लग रही है, ताकि मैं जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँ और इस स्टोरी को ख़त्म करूँ। क्योंकि मैं भी ज़्यादा समय तक एक स्टोरी को नहीं झेल पाती, मेरा भी सिर दर्द होता है। इससे पहले जो स्टोरी आई थी हॉरर नाइट ड्यूटी, मैं उसके पीछे पड़ गई थी, मैंने कहा कब ये ख़त्म हो, वो ख़त्म हो तो इसमें आई, अब मुझे ऐसा लगता है ये कब ख़त्म हो? तो आपकी दीदी खुद परेशान है कि कब ये इसे ख़त्म करे, तो जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट आएगा और मैं कोशिश करूँगी कि सेकंड पार्ट मतलब जो लास्ट पार्ट होगा सॉरी, ये इसका सेकंड पार्ट है। देन इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसमें ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ओके? वैसे ये देखना काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा कि विंग ने तो वांगजी को एक्सेप्ट कर लिया है, पर वांगजी जिसका दिमाग थोड़ा फिरा हुआ है, क्या वो सब ठीक रख पाएगा? क्या दोनों की ज़िंदगी सही पटरी पर निकल रही है या फिर अभी भी कुछ इधर-उधर होना बाकी है? इस स्टोरी में काफ़ी कुछ अभी बचा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसका एक और पार्ट आएगा तो आप समझ सकते हो कि आपकी दीदी ने कुछ तड़कता-भड़कता अभी भी रोका हुआ है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पर इसका अगला पार्ट ले आऊँ और मेरा ये बकवास इतने टाइम तक बकवास सुनने के लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं इसके अगले लास्ट पार्ट में। बाय गाइस।